हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कार्तिक कौशिक है और आपका द K3 नंदन एकेडमी में स्वागत है। आज का हम देखेंगे टॉपिक परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ऑफ कंटेंट, जो आपका सेक्शन 37 से लेकर 67 तक आपको ये कवर करता है। इसमें हम देखेंगे कि कंटेंट को जब परफॉर्म करते हैं तो उसमें कौन परफॉर्म कर सकता है, क्या परफॉर्मेंस इसमें रहती है, ऑब्लिगेशंस क्या रहते हैं पार्टीज के। इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स भी आते हैं, जैसे कि कंटेंट विच मस्ट बी परफॉर्म, कि कौन कौन से कंटेंट परफॉर्म होने चाहिए, किन के द्वारा परफॉर्म होने चाहिए, किस जगह और किस समय पे परफॉर्म होने चाहिए, कि जो आपका रेसिप्रोकल प्रॉमिस है उसको परफॉर्मेंस की बात हो रहा है, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की बात हो रहा है, और कंटेंट विच नीड नॉट बी परफॉर्म, मतलब कि कौन कौन से कंटेंट को जो है परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, उसकी ये बात करता है। और ये इसके रेस्पेक्टिव सेक्शन है जिसमें ये टॉपिक आपके कवर होते हैं, है ना। वैसे ही हम टॉपिक जो है डिस्चार्ज ऑफ कंटेंट में भी हम कवर कर चुके हैं, बट एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं। हमें सारी सेक्शंस नहीं करने पड़ेंगे, सारे ही प्रोविजंस, बट कुछ हमें जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे, जो कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि फर्स्ट आता है इसमें सेक्शन 37, ये बात करता है ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कंटेंट, कि जो संविधान में जो आपके पक्षकार हैं उनके ऊपर क्या दायित्व रहता है, क्या ऑब्लिगेशंस उसकी रहती हैं। ये कहते हैं द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव प्रॉमिस। तो जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की, या तो वो अपना प्रॉमिस परफॉर्म करें या फिर ऑफर रखे परफॉर्मेंस के लिए, कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्या मैं अपना प्रॉमिस परफॉर्म करूं ताकि आप भी अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर सको, है ना। ये कहता है अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस विद और एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये कहता है कि अगर, परंतु यहाँ पे अनलेस आ जाता है, अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस, की जो आपकी जो परफॉर्मेंस थी या फिर जो आपको अपना प्रॉमिस निभाना था उसको डिस्पेंस कर दिया गया है, फिर उसको छूट दे दी गई है, या फिर उसको एक्सक्यूज कर दिया गया है इस प्रोविजन के वो इस अधिनियम के अंदर, है ना। जैसे कि अभी हमने देखा था ना पीछे कि कॉन्टेंट विच नीड नॉट बी परफॉर्म, तो ये कहता है कि अगर कॉन्टेंट को जो है आपको छूट दे दी गई है कि आप अपना प्रॉमिस को परफॉर्म मत करिए, आपको डिस्पेंस कर देगा, या फिर इस एक्ट के अंतर्गत इसमें से कोई भी आपको प्रोविजन कहता है कि आपको अपना जो है प्रॉमिस परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, तो वहां पे फिर आपको जो है आप पे सेक्शन 37 लागू नहीं होता है, क्योंकि आपके एक्सेप्शन में कवर हो जाता है कि सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड और एक्सक्यूज्ड। ठीक है, आपको उसको छूट मिल गई है, आपको उसको एक्सक्यूज मिल गया है अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। तो ना ही सिर्फ इस जो अधिनियम में, किसी और अधिनियम में भी अगर ऐसा कुछ कह रखा है तो आपको अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 37 फिर आपका वहां पे अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट आता है इसमें प्रॉमिस, द प्रोमिस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोमिसर इन केस ऑफ डेथ। तो वही बात है कि अगर किसी भी पार्टी की, ए और बी के बीच में सपोज किसी भी पार्टी की डेथ हो जाती है, ठीक है, परफॉर्मेंस से पहले, कि भी परफॉर्म नहीं होता, परफॉर्म होने से पहले क्या होगी, बी की डेथ हो गई, अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो है जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्म कर सकता है, वो बाध्य होगा। सपोज बी का बेटा था सी, तो अगर बी परफॉर्म करने से पहले ही मर जाता है तो सी वहां पे बाउंड होगा उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, अनलेस, अब इसका भी एक एक्सेप्शन है, वो क्या कहता है कि अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट से स्पष्ट रूप से जो है एक इंटेंशन आ रही है वहां पे कि जो परफॉर्मेंस है वो बी को ही करना था, तो अगर वहां पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ था तो फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट सी परफॉर्म नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वहां पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि परफॉर्म बी और ए के बीच में ही होगा, कोई और परफॉर्म नहीं करेगा। तो इस केस में अगर बी मर जाता है तो सी बाउंड नहीं होगा उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो बी की डेथ के बाद सी को वो परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे कि बी को देनी थी कार और ए को देने थे 5 लाख रुपए। अब बी की डेथ हो जाती है कार डिलीवर करने से पहले, तो वो कार डिलीवर कौन करेगा, वो कार डिलीवर करेगा सी। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 37 कहता है। आगे बढ़ते इलस्ट्रेशन देखते हैं इसके। ये कहता है अब प्रोमिस टू डिलीवर गुड्स टू बी ऑन अ सर्टेन डे ऑन द पेमेंट ऑफ 1000 रुपीज। ए डाइज बिफोर दैट डे, ए's representative are bound to deliver the goods to B and B is bound to pay rupees 1000
टू एज रिप्रेजेंटेटिव और बाय बी। ठीक है, तो ये वही आपका एग्जाम्पल हो गया जो हमने अभी पीछे बताया था, ये ए और बी के बीच में। तो मैंने यहाँ पे कार का एग्जाम्पल लिया था, बट इस इलस्ट्रेशन में आपका गुड्स दे रखा है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे कार है तो वही इलस्ट्रेशन चलता है। अब दूसरा आता है ए प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी बाय अ सर्टेन डे एट अ सर्टेन प्राइस, ए डाइज बिफोर दैट डे, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स आइदर बाय एज रिप्रेजेंटेटिव और बाय बी। तो यहाँ पे कहता है, देखिए पहले कार को खरीदने बेचने की बात हुई थी, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है पेंटिंग को बेचने की। सपोज एक क्या है, एक पेंटर है, एक आर्टिस्ट है। ठीक है, ए क्या करेगा, बी को पेंटिंग देगा, बी उसके बदले देगा कुछ अमाउंट देगा। अब क्या होता है, जिस डेट में वो उसको पेंटिंग देनी थी या फिर बनानी थी, उससे पहले क्या होता है, ए मर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इंटेंशन क्या थी, यहाँ पे इंटेंशन थी ए की ही पेंटिंग। भाई देखो, इस व्यक्ति को इस व्यक्ति की पेंटिंग चाहिए, इसको जो है क्या उसकी गुडविल भी चाहिए कि मेरे को जो जैसे कि रोनाल्डो की मेरे को जो क्या चाहिए, मेरे को पेंटिंग चाहिए, या फिर पिकासो की जो पेंटिंग है तो मुझे सिर्फ उसी की पेंटिंग चाहिए। अब किसी और ने बनाई मेरे को उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंटेंशन है कि एक ही पेंटिंग चाहिए। अब ए ही मर चुका है, तो क्या ए का जो बेटा है तो क्या वो पेंटिंग बना के दे सकता है? क्या पता उसे पेंटिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं हो, क्या पता उसे बनानी नहीं आती हो। ठीक है, तो क्या वो पेंटिंग बना के बी को दे सकता है? नहीं, तो यहाँ पे वो पेंटिंग नहीं दे सकता, क्योंकि इंटेंशन क्या थी, इंटेंशन थी कि ए ही परफॉर्म करे, कोई और परफॉर्म ना करे। क्योंकि पेंटिंग के पैसे ही इसलिए हैं ताकि क्योंकि वो ए ने बनाई है ना। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन था। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 40 बात करता है पर्सन बाय whom promise is to be performed। तो ये कहता है कि किस व्यक्ति के द्वारा परफॉर्म किए जाना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को, प्रॉमिस को। ये कहता है इफ इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस that it was the intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promiser himself, such promise must be performed by the promiser। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन निकल के आ रही है कि जो प्रॉमिस है वो परफॉर्म होना है, वो प्रॉमिस या फिर प्रॉमिसर के द्वारा ही परफॉर्म होना है, तब तो वो ही परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और अगर इसके अलावा कोई केस है तो कहता है कि द प्रोमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव में एम्प्लॉय अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू परफॉर्म इट। तो क्या हो सकता है कि जो वो व्यक्ति है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर रिप्रेजेंटेटिव या फिर कोई भी एजेंट उसको परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब सपोज आपको मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कार को खरीदने बेचने का, तो मेरे पास कार है, मुझे आपको कार बेचनी है। तो सपोज मैं अगर तो मैं नहीं आ पा रहा हूँ आपके पास, तो मेरी तबीयत खराब है, तो मैंने अपने जो है ब्रदर को भेज दिया है कि वो आपको कार डिलीवर कर दें और उसके बदले आपसे पैसे ले लें। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेरे जो रिप्रेजेंटेटिव है मैं वहाँ पर उनको भेज देता हूँ। या फिर मैंने किसी व्यक्ति को, जो मेरा पड़ोसी था, नाइबर था, मैंने उसको हायर किया कि मैं आपको इतना अमाउंट दूंगा, आप मेरे बिहाफ पे कार दे देना और वहाँ से पैसे ले लेना। तो मैंने क्या करा, उसको एजेंट को भी भेज सकता हूँ। तो अगर इंटेंशन थी आपको मेरे बीच में कि कॉन्ट्रैक्ट मैं ही परफॉर्म करूं और आप ही परफॉर्म करें, तब तो हमको ही परफॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर कोई एजेंट वहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं कर सकता। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे अदर जो है थर्ड पार्टी वहाँ पे परफॉर्म कर सकती है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 34। ये कहता है इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द थर्ड पर्सन। तो अगर यहाँ पे कहते हैं कि अगर थर्ड पर्सन से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ले, तो सपोज मैंने अपने एजेंट को भेजा कि वो आपको कार डिलीवर कर दे और आप जो उसको पेमेंट कर दो, तो अगर आपने उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया तो वहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वहाँ पे प्रॉमिस परफॉर्म माना जाएगा, है ना। उस सेक्शन 43 कहता है एनी वन ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। अब देखिए यहाँ पे बात आ रही है ज्वाइंट प्रोमिसर्स की, यहाँ पे बात आ रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो एक पार्टी में दो या दो से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। सपोज ए ने प्रॉमिस किया, बी, सी और डी, सपोज इनकी क्या थी, फर्म थी, ये तीनों मिलकर पार्टनरशिप में थे, इन्होंने ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ये कहता है कि एनी वन ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। तो इनके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, सपोज ए के पास कार थी, ठीक है, ये जो फर्म थी वो चाहती कि इनके पास एक कार हो,
ताकि वो मीटिंग्स के लिए जाएं तो कार में जाएं अपनी। और ए से कहा कि हम आपको, हमारी फर्म आपको क्या देगी, 5 लाख रुपए देगी। अब ए तो कार डिलीवर करने को तैयार है, अब वो चाहता है कि 5 लाख रुपए दे, तो क्या वो तीनों से ही मांगेगा या फिर वो किसी एक से भी मांग सकता है? तो ए चाहे तो वो तीनों को कंपेयर कर सकता है कि भैया तुम तीनों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था कार के लिए, तो अब तुम तीनों मिलकर मुझे 5 लाख रुपए दो। या फिर ए सिर्फ बी को पकड़ लेगा कि भाई 5 लाख रुपए दो, क्योंकि मेरा आप तीनों से हुआ था, बाद में आप अपने आपस में देखते रहना कि किसको कितना कितना बांटना है, मेरे को 5 लाख रुपए दो। तो ए ऐसा कर सकता है। ए बी को भी लपेटे में ले सकता है, सी को भी या फिर डी को भी, इन तीनों को कंपेल कर सकता है कि आप मेरे को जो है पेमेंट करिए। ये आपका सेक्शन 43 कहता है। ठीक है, तो जो परफॉर्मेंस आपका टॉपिक है उसमें आपके ये सेक्शन से रेलिवेंट रहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।